हम बात करने वाले हैं लाल किताब के बारे में। मतलब आप अपने कुंडली के मन चाहे ग्रह को मन चाहे घर में शिफ्ट कर सकते हो। ये लाल किताब की असली ताकत। किस्मत के ग्रह, व्हाट इज दिस? अगर 1 4 7 10 में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ दिख गया तो आपका किस्मत का ग्रह। अगर खाना नंबर वहां पे गुरु का कोई भी शत्रु विराजमान नहीं है तो गुरु कायम ग्रह भी बन जाएगा। तो आपके लिए बहुत लकी है। बहुत ज्यादा। लाल किताब में कुर्बानी के बकरे क्या होते हैं? वो प्रॉब्लम जिस प्लैनेट के अंदर में आती है वो प्लैनेट बहुत बढ़िया बैठा हुआ है पर उसके रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट हमें क्यों मिल रहा है, इसका मतलब वो प्लैनेट किसी और के बलि का बकरा बना। मैंने निगेटिव दशाओं में भी लोगों को ग्रो करते हुए देखा और पॉजिटिव दशाओं में भी मैंने लोगों को नीचे गिरते हुए देखा। धोखे के ग्रह भी कोई कॉन्सेप्ट होता है लाल किताब में? हमारी कुंडली के कुछ प्लैनेट अच्छे होते हैं, जीवन भर में अच्छा काम करते रहते हैं, पर एक टाइम वो प्लैनेट बैंड बजा के जाता है। टक्कर के ग्रह? राहु बैठा हुआ है खाना नंबर 3 पे और जुपिटर बैठा हुआ है खाना नंबर 10 पे। तो इस केस में क्या होगा, आपके रेबल एटीट्यूड के वजह से वेल्थ खो दोगे। और लाल किताब में साथी ग्रह का मतलब क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली। क्या महेंद्र सिंह धोनी को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ? पर कितना अच्छा ग्रो किया उन्होंने वर्क में, क्योंकि शनि और सूर्य ने घर एक्सचेंज किए हुए थे। कितना टाइम लगता है लाल किताब के अकॉर्डिंग रेमेडी को फ्रूटफुल होने में? और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या बिना एस्ट्रोलॉजी के लाखों करोड़ों खर्च कर दीजिए, रिजल्ट मिलेगा ही। क्यों? आपने अपने पिछले जन्म में कोई ऐसे कार्य किए होते हैं जो नहीं करने चाहिए थे, तो इसका मतलब इस जन्म में आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। कितना टाइम लग जाता है एक इंसान को लाल किताब पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाने पे? अच्छे से अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो कोई भी 5 पॉइंट्स बताओ जो लाल किताब के बहुत स्ट्रांग है और वैदिक के बहुत स्ट्रांग है। एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, गारंटीड रिजल्ट्स। गुप्तांग में दही लगाने से क्या होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग? मैंने लाल किताब में जब रिसर्च किया आई वाज वेरी मच शॉक्ड। आज के इस अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लाल किताब के बारे में। पर जब भी हमने लाल किताब के बारे में बात करी है तो यूजुअली जितने भी लाल किताब एक्सपर्ट्स आते हैं एवरीवन इज़ लाइक कि लाल किताब सबसे सर्वश्रेष्ठ है और वैदिक एस्ट्रोलॉजी ये सब अब हो गया पुराना, और उन लोगों ने मैक्स लाल किताब ही पढ़ी होती है। पर आज के हमारे गेस्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं क्योंकि इन्होंने लाल किताब से पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मास्टर्स करी है, 4 साल वैदिक एस्ट्रोलॉजी को दिया है, बहुत ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाई करी। और आके जब मैंने पूछा कि लाल किताब वैदिक एस्ट्रोलॉजी या और कोई मोडालिटी, तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था। और वहाँ से इतने सारे रास्ते खुल गए, इतनी सारी सोच खुल गई जो आज के पॉडकास्ट में आपको मिलेगी। आज के पॉडकास्ट में आपको समझ आएगा कि लाल किताब के क्या एग्जैक्टली लाल किताब क्या है, कितनी ज़रूरी है, कितनी ना ज़रूरी है, क्या आपको इस पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्या ये सिर्फ ऊपरी दिखावा है या फिर अभी कोई मॉडर्न वे में आया हुआ, एग्जैक्टली है क्या। सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ पता लगने वाला है। मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि धोखे का ग्रह और बहुत सारे वेर्ड जो हमने नाम भी नहीं सुनेंगे। मैं भी हिल गया कि इतने साल से ऑकल्ट के पॉडकास्ट करते हुए भी ये सारी चीज़ें नहीं सुनी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है इस पॉडकास्ट में, आपको मज़ा आने वाला है, दिमाग फटने वाला है। सो साइन अप हो जाइए। और बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ। कैसे हो सर आप? एकदम बढ़िया हो सर। मैं चाहता हूँ, पहली बार लोग आपको मेरे चैनल पे देख रहे हैं जी। सो अडोंटॉक्स की ऑडियंस के लिए एक बार बस आप उनसे हाई हेलो कर लीजिए, अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए मेरे स्टाइल में करूँ सर? बिल्कुल प्लीज़। तो यस एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से पूरी ताकत से सच्चे दिल से राधे राधे, जय श्री राम एंड जय जय महाकाल जी। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा दैट यू नो आई एम फॉलोइंग यू फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, यू आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। थैंक यू। आपको कभी किसी ने बताया कि आप रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना को जब अपन कंबाइन करते हैं तो वैसे दिखते हैं आप पूरे। डोंट वरी, आपके पीछे सीबीआई नहीं लगेगी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, दोनों के ही गुण आ गए मेरे में तो लग रहा है। नहीं, बट यस बिल्कुल। अब टॉकिंग अबाउट मी, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था। आई वॉज वर्किंग विद बैंक ऑफ इंडिया। अरे वाह। वहाँ से मेरी जर्नी थी, हाँ। बट सडनली कुछ ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ में आए कि मैंने उसे डिसकंटिन्यू किया और मैंने मेरी अकल्ट साइंस वाली जर्नी को कंटिन्यू किया। बचपन में फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी और आपको पता है जैसे फैमिली में दिक्कतें चलती है तो हर पेरेंट्स बच्चों को उठाकर एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाता है। पंडित ढूंढो, ज्योतिषी ढूंढो, हाथ दिखाओ,
चेहरा दिखाओ। बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं ज्यादा नहीं, 8 स्टैंडर्ड में वगैरह होऊंगा वो टाइम पे। तो मेरी माँ भी मुझे कई एस्ट्रोलॉजर्स के पास लेकर गई, और कुछ एस्ट्रोलॉजर थे जो डरा रहे थे, डर बता रहे थे कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं किया तो वैसा हो जाएगा, डर दिखा रहे थे। और एक एस्ट्रोलॉजर जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस कर गया, वो डर कम दिखा रहा था और डायरेक्शन ज्यादा दे रहा था, रास्ता ज्यादा बता रहा था। तो और साइंटिफिकली बता रहा था कि क्यों हमें इस सिचुएशन में आना पड़ा, या क्यों हम इस सिचुएशन में हैं, और हम कैसे करें या कहां जाए कि हम वो सिचुएशन से बाहर निकले। सो आई वॉज वेरी मच अमेज्ड वो टाइम पर कि ये कैसे हो रहा है कि एक चार्ट है उनके सामने, एक कुंडली सी है, किताब रखी हुई थी बड़ी, पहले के डेट में तो सॉफ्टवेयर्स भी नहीं थे वो टाइम पे जब मैं गया था, एक पंचांग रखा हुआ था, कुंडली बनाई हुई थी, हाथ से बनाई हुई थी। तो वहां पे मुझे बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट आया कि ये क्या है। कितने साल पहले की बात होगी? ये ऑलमोस्ट 2006 की बात वगैरह होगी, 2006। तो 20 साल यहाँ से। सो आई वॉज वेरी मच अमेज्ड। मुझे लगा कि इसको स्टडी करना चाहिए, पर छोटी सी किताब आती थी वो टाइम पे, एक छोटी सी ज्योतिष शास्त्र की किताब, मुझे लगने लगा था कि इतना करने से हो जाएगा। वो जो नॉर्मली ऐसे मिल जाती थी पटरी पे या बस स्टैंड पे मिल जाती थी। ओके, बस स्टैंड से ही खरीदी थी। अच्छा, ओके। तो मुझे लगा इतना पढ़ने से हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उतना पढ़ा मैंने, और फिर बाद में 10th तक मैंने कुछ नहीं किया, बस वो एक किताब पे ही डिपेंड रहा, कुछ जम नहीं रहा था। फिर बाद में जब थोड़ा सा मोबाइल का एक्सेस भी नहीं था वो टाइम पे, रिलायंस के छोटे फोन आते थे, तो उस फोन का इंटरनेट का कनेक्शन यूज करते करते वहां पे हमें 40 रुपए का 1 GB खरीदना पड़ता था वो टाइम पर। तो कैसे तो भी इंटरनेट के कनेक्शन से कुछ चीजें पता चलने लगी। यूट्यूब का भी उतना क्रेज नहीं था, आज यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट है। तो मैंने रिसर्च किया, पता चला कि ये थोड़ी सी बड़ी चीज है, इसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर मैंने ढूंढा कि कोई मुझे पढ़ा पाएगा, कोई मेंटोर नहीं, ऑनलाइन पढ़ाया नहीं जाता था पहले, पर एक मेंटोर मुझे मिला चंद्रपुर में। चंद्रपुर एक महाराष्ट्र का एक प्लेस है, नागपुर से थोड़ा 3 घंटे के दूरी पर है। वहां पे उन्होंने मुझे वैदिक ज्योतिष सिखाना शुरू किया, और उनके पास में इतनी मोटी मोटी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें होती थी। मैं एक किताब देखता था और उनके किताबों का सेट देखता था, और खुद पे मैं हंसता था कि मुझे क्या लग रहा था कि एक किताब पढ़ने से हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे बेसिक से ट्रेन किया। फिर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस मेरा पॉलिटेक्निक एजुकेशन हुआ है, तो वो करते करते मैंने उनके अंदर में ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी ली। फिर उसके बाद में उन्हीं के अंदर में मैंने इंटर्नशिप की जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। अब बाद में आ गया कहानी में ट्विस्ट, मम्मी का रिटायरमेंट सर पे था, क्योंकि जैसे मैंने बताया फादर का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो वो मम्मी थोड़ा सा ज़्यादा देखती थी हमारे घर को। अब मम्मी का रिटायरमेंट था, तलवार लटकी हुई थी सर पे, मुझे ही कुछ करना था। तो मैंने IBPS की एग्ज़ाम दी, और IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसकी मदद से आपको गवर्नमेंट बैंक मिलती है, 6 महीने के अंदर मैंने वो क्रैक किया। और मैंने IBPS ही चुना क्योंकि मेरी कुंडली बता रही थी, क्योंकि वो टाइम तक मैं इंटर्नशिप भी कर रहा था। तो मुझे पता था कि मैं अगर बैंकिंग और फाइनेंस में करूँ तो मेरा जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। 6 महीने के अंदर मैंने IBPS क्लियर किया। फिर कोल्हापुर जोन मुझे दिया गया, महाराष्ट्र का अगेन एक प्लेस है, प्यारा ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहां पे मैंने फिर बैंकिंग करते करते इसको मैंने खुद अपना एक सेंटर डाल दिया। सेंटर भी ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक टेबल लगाया, एक लैपटॉप लगाया, पुराना प्रिंटर था, बस जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसी से मैंने अपना सेंटर शुरू किया। वहां तक मेरी वैदिक की जर्नी ही चल रही थी। और फिर उसके बाद में मुझे लाल किताब इंट्रोड्यूस हुई। यहां से आया कहानी में ट्विस्ट। मैं वैदिक, ये तो खुद बेजान दारूवाला जी का स्टेटमेंट है, KN राव जी का स्टेटमेंट है कि आप वैदिक ज्योतिष को कितना भी पढ़ लो, ये बहुत बड़ा समंदर है, कभी खत्म नहीं होगा। राइट। लेकिन जब लाल किताब मेरे सामने आई, मैंने उसे पढ़ा, अपने क्लाइंट, क्योंकि मेरा तो सेंटर शुरू हो गया था, और क्योंकि मैं टेक से व्यू, मैं इंजीनियर था, बाकी के एस्ट्रोलॉजर्स के पास वो चीज नहीं थी जो मेरे पास थी। तो मैंने अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया, और वो टाइम पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल GMB था, गूगल माई बिजनेस था। अपनी प्रोफाइल बनाई, मेरे पास क्लाइंट्स बहुत ज्यादा आए, और फिर मैंने लाल किताब में जब रिसर्च किया, अपने क्लाइंट के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखा, आई वॉज वेरी मच शॉक्ड। बस ये क्या हो रहा है।
और ये अभी तक क्यों नहीं आई मेरे पास। राइट, आई टेल यू थोड़ा सा आगे जाने से पहले कि हमने आपको क्यों बुलाया कि प्लीज़ आप नागपुर से यहाँ आए और हमारे साथ पॉडकास्ट कीजिए। मैंने अभी एक हाल ही में ना इंस्टाग्राम पे रील डाली थी कि मैं बहुत ओरिजिनल कंटेंट की तलाश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो देवी के बारे में जानते हैं या जो बहुत स्पिरिचुअलिटी में यकीन रखते हैं, उनके पास कोई ऐसी स्टोरी है, तो मैं ये प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। मैं एक्चुअल सही लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, तो आप कनेक्ट कराइए। और एस्ट्रोलर्न ऐप पे मेरे को पता लगा कि बहुत सारे व्यूअर्स वहाँ से मेरे को देखते हैं, डॉन टॉक्स को देखते हैं, एंड दे वर लाइक कि यहाँ पे एक सर हैं जो जिन्होंने मास्टर्स तो वैदिक में करी है, बट वो लाल किताब करते हैं। और आपके पास अभी तक जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लाल किताब के लोग होते हैं ना, प्रमोटर्स होते हैं, वो लाल किताब में इसलिए चले जाते हैं क्योंकि ये सीखना आसान होता है और जल्दी होता है। कि वैदिक आपको सीखने में 4 साल 5 साल लगाने पड़ेगा, लाल किताब सीखने में आप 6 महीने साल का कोर्स करके और छोटा कोर्स करके आप पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे को था कि अगर मैं एक इस टॉपिक पे जब बात करना चाहूँगा तो कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसने दोनों को डेप्थ में पढ़ा हो, विच इज़ यू। तो थैंक यू सारे उन लोगों को जिन्होंने मेरे को आपसे कनेक्ट कराया। एंड ये मैं अभी इतनी जल्दी पॉडकास्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत देर से बातें कर रहे हैं। तो आप बताइए। यस, थैंक यू। और बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वैदिक अभी मुझे आ गया था, लाल किताब की पावर मुझ तक पहुंच गई थी, तो आई वॉज वेरी मच अमेज्ड। फिर मैंने लाल किताब में डीप रिसर्च की और लाल किताब में जो मेरे साथ वैदिक ज्योतिष में हुआ वो वापस हुआ। एक छोटी किताब लग गई हाथ में, ठीक है। फिर से वो छोटी सी लाल किताब मुझे लगने लग गया था कि यही है पूरी दुनिया। वो भी बस स्टैंड पे ही ली थी मैंने, ठीक है। फिर वहां से थोड़ी सी रिसर्च शुरू की। वो टाइम तक इंटरनेट का एक्सेस वगैरह सब आ चुका था, अच्छा चल रहा था, बढ़िया, एवरीथिंग वाज फाइन। तो अब मैंने यूट्यूब पे भी वीडियोस काफी अच्छे आ रहे थे, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजों का रिसर्च किया। और ऐसा करते करते मुझे मेरे गुरु प्राप्त हुए जो ओरिजिनल लाल किताब के रचयिता है, पंडित रूपचंद जोशी जी, उनके अच्छे शिष्य है। यस, तो उनके थ्रू ये विद्या उन तक पहुंची, मतलब पंडित रूपचंद जोशी जी के थ्रू श्री माड़ी जी तक पहुंची और उनसे ये विद्या मुझ तक पहुंची। बिल्कुल क्लीनेस्ट फॉर्म में, कोई मिलावट नहीं। बिल्कुल। क्योंकि लाल किताब में मिलावट बहुत ज्यादा है आज, है ना, उसके ऊपर भी अपन बिल्कुल चर्चा करेंगे, बट सच में बहुत ज्यादा मिलावट है। आई हैव टेकन दैट लाल किताब इन द प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, टेल मी द डिफरेंस। मैंने जितना लाल किताब के बारे में सुना है या बात की है किसी से, उन्होंने सबने मेरे को ना बहुत शायराना अंदाज में, बहुत रोमांटिसाइज करते हुए श्लोक के थ्रू समझाया। नॉट श्लोक, शायरी ही बोलूँगा मैं कि फरमान। हाँ, फरमान कह लो आपकी, राहु 10 में तो दुनिया बस में, या फिर कुछ ऐसा। तो ऐसे ही है लाल किताब या कुछ है वेरिएशन? चलिए, अब पंडित जी ने जो लाल किताब लिखी थी वो ओरिजिनल उर्दू में लिखी है। उर्दू में उसका पूरा राइटिंग है, पूरा स्क्रिप्ट है। और वो लाल किताब क्यों कहा जाता था? क्योंकि पंडित जी ने लाल बुक पे लाल पेन से लिखा था और उनका ये मानना है कि ये जो मैं ज्योतिष बना रहा हूँ इसके लिए मंगल ज्यादा पावरफुल चाहिए। आपने ये भी सुना होगा कि कई एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं जिनका मंगल बद है वही लाल किताब में आगे बढ़ सकता है। कोई ये कहता है कि जिनका मंगल नेक है वही लाल किताब में आगे बढ़ सकते हैं। इसमें भी डिफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं जिनका मंगल बद है वो भी आज काफी अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर है, जिनका मंगल नेक है वो भी काफी अच्छे लाल किताब एस्ट्रोलॉजर। मतलब ये सिनेरियो इतना मैटर नहीं करता? नहीं करता, बिल्कुल। ओके। तो जो लाल किताब है वो ओरिजिनल उर्दू में लिखी गई है। अब उसको ट्रांसलेट करना, क्योंकि पहले तो पंडित जी की पोस्टिंग लाहौर में थी जो कि पाकिस्तान में नहीं था, पहले इंडिया में था, है ना। इंडिपेंडेंस के पहले उन्होंने लिखी थी। अब उनको अपनी विद्या को रीजनल लैंग्वेज तक पहुंचाना था, रीजनल क्राउड तक पहुंचाना था। डिजिटाइजेशन तो नहीं था, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अगर मेरी पोस्टिंग लाहौर में है और मैं अगर इसको उर्दू में लिखूं तो मेरा लोकल रीच बढ़ जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने उसको उर्दू में लिखा। और फिर उन्होंने 1939, 1940, 1941, 1942 ऐसे 4 एडिशन लाहौर में लिखे और 5वां एडिशन जो लिखा वो इंडिया में आकर लिखा, दैट इज 1952। तो जीरकपुर पंजाब में उन्होंने अपना 5th एडिशन कंप्लीट किया और वो 5th एडिशन भी उन्होंने उर्दू में ही लिखा क्योंकि ऑप्शन नहीं था। ऑलरेडी 4 एडिशंस थे, चारों एडिशंस हमारे उर्दू में आ गए थे, तो 5वां एडिशन भी उन्होंने उर्दू में लिखा। बट अब इंडिया में आ गया, इंडिया में उसको वायरल करना था, अब उर्दू में नहीं किया जा सकता है, तो उसको ट्रांसलेट किया गया। तो वो जो नहीं, उन्होंने नहीं किया, मेहता जी ने उसको ट्रांसलेट किया। ओके। तो जब वो ट्रांसलेट हुआ तो हमारे मेहता जी थोड़े से शेरो शायरी वाले, थोड़े अलग अंदाज वाले थे।
तो उन्होंने उसको ट्रांसलेट करते करते अलग लैंग्वेज के फॉर्म में दे दिया, उन्होंने अपना अंदाज डाल दिया ट्रांसलेट करते वक्त। ओके। हालांकि पंडित रूपचंद जोशी जी ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड शेर और शायरी वाले नहीं थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, पॉइंट वाले। हाँ, आप सोचिए कभी शेर और शायरी करने वाला स्ट्रिक्ट हो सकता है? नहीं, ये अलग ही होता है, एकदम खुश मिजाज होता है अपने आप में बढ़िया, पर ये बहुत स्ट्रिक्ट थे, ये थोड़े खुश मिजाज थे। तो जो पंडित जी ने लिखी थी लाल किताब वो बहुत पॉइंट टू पॉइंट थी। यस, ट्रू, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। ट्रू। और जब उसका ट्रांसलेशन हुआ फ्यूचर में तो वो शायराना हो गया। और अब ट्रांसलेशन हुआ, पहले के टाइम पे प्रूफ रीडिंग नहीं था, है ना, और ग्रामरली नहीं था, राइट, एआई नहीं था हाँ। कि कहीं से हम लोग चेक कराए कि ये जो मैंने ट्रांसलेट किया वो सही है क्या, तो ट्रांसलेशन में भी बड़ी गलतियां हुई। तो लाल किताब की जो बिल्कुल उर्दू वाली स्ट्रिक्ट बिल्कुल प्योर लाल किताब है वो है कहाँ अभी? वो अभी नहीं हो सकता। आप पूरे गूगल को सर्च कर लीजिए, पूरे बुक स्टोर में जाइए, आपको ओरिजिनल 5 बुक सीरीज कहीं पर भी नहीं मिलेगी, कहीं पर के पास नहीं है। करंटली सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ऐसे 5 एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनके पास में ओरिजिनल 5 बुक सीरीज अवेलेबल है। एक तो खैर पंजाब में ही है, मेरे फेवरेट है काफी, मैं नाम तो नहीं ले सकता बट ही इज वन ऑफ माय फेवरेट। एक मैं हूँ। अच्छा, आपके पास भी है? यस, एग्जैक्टली। वाह, मुझे मेरे गुरुजी से मिली है। अच्छा, आपको उन्होंने दी है क्योंकि आई एम कंटिन्यूइंग हिज जर्नी। मैं ये उनको बेटा नहीं था, हाँ, तो उन्होंने जो कुछ भी माना वो गुरु दीक्षा मिली है। यस, एग्जैक्टली। बट डैम, दिस इज सो, बहुत बड़ी चीज है ये कि 5 कॉपी, मतलब वो सीरीज आपके पास? 5 सीरीज ओरिजिनल, इवन जो ऑनलाइन आप 1952 एडिशन देखोगे वो भी असली नहीं है। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा। तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट। सब्सक्राइब कर लेना। 1939, 40, 41, 42 तो मिलेगी नहीं, 52 मिलेगी बट वो ओरिजिनल नहीं है। अब मेरे को फोटो भेजना घर जाके। बिल्कुल, आपको लेके आना चाहिए था आज बट चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यस, तो इस तरह से लाल किताब जो है वो कन्वर्ट हुआ, फिर शेर और शायरी फॉर्म में आया, ट्रांसलेशन में गलतियां हुई और उसको फिर बहुत सारे ऑथर ने अलग अलग भाषा में कन्वर्ट किया। तो वो कन्वर्जन में फिर लाल किताब का असली स्वरूप पॉल्यूटेड हो गया, पूरा पॉल्यूटेड हो गया। तो आपने उसी में से पढ़ा है जो मेन वाली है? अच्छा, उसके पीछे भी एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि मुझे तो डायरेक्ट मिला मेरे गुरुजी से, श्री माड़ी जी से। आई रिसीव्ड एवरीथिंग डायरेक्टली, पर उसको भी समझने के लिए मैंने मेरे एक काफी कोल्हापुर से मेरी जब शुरुआत हुई थी, मैंने आपको बताया था, तो मेरे एक परिचित थे बैंक ऑफ इंडिया में जो जिनको उर्दू आती थी, नबीलाल जमादार उनका नाम है, ही इज स्टिल देयर। तो उनकी भी मदद ली कि मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है, क्योंकि मेरे को रिसर्चर बनना था लाल किताब में। हाँ। तो मैंने क्रॉस चेक किया एंड एवरीथिंग वाज फाइन, पर एक और गड़बड़ थी। क्या? कनेक्टेड नहीं था। मतलब पंडित जी का प्रॉब्लम ये था कि वो एक चीज को 1939 में बता रहे थे तो दूसरे को 1942 में डाल दिया। क्यों? इसका कनेक्शन उधर डाल दिया उन्होंने। Why? वो थोड़े से अपनी ही दुनिया वाले व्यक्ति थे। पंडित जी को विजन्स भी बहुत ज्यादा आते थे। एक्चुअली मेरे गुरुजी कहा करते थे कि पंडित रूपचंद जोशी जी को विजन्स आते थे, चीजें होते हुए दिखती थी, है ना, और एक नेक्स्ट लेवल से वो नेक्स्ट स्पिरिचुअल पावर से कनेक्टेड थे। वो जो होता है या जो ऊपर वाला चक्र होता है बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड था, बहुत ज्यादा पावरफुल था इनफैक्ट। ओके। तो वो लिखते थे, जो दिल में आया वो लिख देते थे, एक का कनेक्शन दूसरे यहाँ पे डाल देते थे और वहाँ पे कुछ और लिखा होता था। ही वॉज जस्ट पुटिंग हिज थॉट्स आउट। एग्जैक्टली। जैसे हम रैंडमली, जैसे अब मैं भी ऐसे काम करता हूँ कि अभी कुछ यहाँ पे लिखा, फिर ये लैपटॉप में गया, फिर वो किसी दूसरी डायरी में पढ़ा होगा और बाद में क्यूरेटेड, मतलब मैं क्यूरेट भी नहीं करता, मैं बस
स्प्लिट कर देता, उसको वहाँ बाहर निकाल दिया और फिर वो क्लीन खुद हो रहा है। तो ऐसा हो रहा था। वैसा हो रहा था। तो मतलब उन्होंने भी लाल किताब ऐसे नहीं लिखी कि बेटा ये लो चैप्टर 1, ये चैप्टर 1 के अंदर सब चैप्टर्स, ये ऐसा नहीं है। बिल्कुल। ऑप्शन भी तो नहीं था वो टाइम पे, जैसे सॉफ्टवेयर्स नहीं थे, एप्लीकेशंस नहीं थे, कुछ और option नहीं। ऑफ कोर्स ये बात है कि अगर उन्होंने इतने वॉल्यूम्स लिखे हैं तो ये एक बार का काम तो है नहीं कि आज मैं सेटिंग लगाऊंगा और मैं आज 3 चैप्टर लिख डालूंगा। इट वाज नॉट लाइक दैट। इट वाज नॉट लाइक दैट। सालों की मेहनत थी ये उनके। ही वाज द जीनियस वैदिक एस्ट्रोलॉजर। ऑफ कोर्स तभी, क्योंकि लाल किताब को बोला ही जाता है आई गेस कि वैदिक से ही पूरा रस निकाल के लेके। आप बताओ, आप ज़्यादा अच्छा बताओगे। ये पूरे एस्ट्रोलॉजी का जूस है लाल किताब। तो इसको सभी एस्ट्रोलॉजर जूस कहते हैं। मैं तो कहता हूँ ये पंडित रूपचंद जोशी जी का दिया हुआ बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा। आप खुद ही सोचिए कि मतलब मेरे लिए लाल किताब ही सब कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं वैदिक से कुंडली नहीं देखता, मैं देखता हूँ। ओके, क्विकली टेल मी द डिफरेंस बिटवीन, कोई भी 5 पॉइंट्स बताओ जो लाल किताब के बहुत स्ट्रांग है और वैदिक के बहुत स्ट्रांग है। 5 पॉइंट लाल किताब के एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, इसके गारंटीड रिजल्ट्स, यूनिक कॉन्सेप्ट्स, है ना, लो इन्वेस्टमेंट ऑन रेमेडीज एंड क्विक रिजल्ट्स, इजी रेमेडीज। यस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अगर हम लोग बोले तो इसमें अब मैं लाल किताब का इतना बड़ा फैन हो गया हूँ, इतना बड़ा दीवाना हो गया, इसके 5 भूल गया हूँ। देखो अब सोचिए कि मैं कितना डीप चले गया हूँ लाल किताब के। बट हाँ, अगर आप वैदिक को बोलोगे तो बहुत डीप है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। रेमेडीज जो है वो एकदम सिंपल है। लाल किताब के इजी है, बट वैदिक के कंपैरेटिवली थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, माला जाप करना है, पूजा पाठ करनी है, होम हवन करना है, शांति करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, चीज़ों को जल प्रवाह करना है, ज़मीन में गाड़ना है, मंदिर में दान देना है, जेब में रखना है ना। तो ये थोड़े डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर तीसरा, ये बेस ऑफ ऑल द एस्ट्रोलॉजीज है, वैदिक। क्योंकि अगर आज वैदिक ज्योतिष भी नहीं होता ना तो बाकी के मोडालिटीज भी नहीं होते। तो यस, ये बेस है। सबने अगर लाल किताब पढ़ना है, हाँ, जैसा आपने कहा कि लाल किताब को आज एक जरिए की तरह लिया जा रहा है कि वैदिक बहुत बड़ा है, उसे नहीं पढ़ सकते। जरिया भी नहीं, आई गेस बहुत ना शॉर्टकट की तरह लिया जा रहा है कि यार मेरे को 6 महीने में एस्ट्रोलॉजी से पैसा कमाना है, ट्रेंड बना हुआ है, बराबर, मैं किसी भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे साइन अप करके जल्दी से पैसा कमा सकता हूँ। ट्रू। या इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा कंटेंट बना के पैसा कमा सकता हूँ। तो मैं जल्दी से क्या सीखूँ? वैदिक सीखने जाऊँगा तो पहले तो बेस क्लियर करने में ही 6 महीने से साल लग जाएगा। पर लाल किताब में 3 महीने का क्रैश कोर्स देखता हूँ मैं, 6 महीने का क्रैश कोर्स होता है। अब वो कितना अच्छा है आई डोंट नो, मे बी 6 महीने में लोग सीख भी रहे हो और अच्छा कर भी रहे हो, दैट्स नॉट अ पॉइंट। बट लोगों का माइंडसेट है कि जल्दी सीख के जल्दी पैसा कमा लो। ट्रू, वो गड़बड़ है, वो एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। पर मैं सबको कहूंगा कि ठीक है, आप लाल किताब सीखिए, पर साइड बाय साइड थोड़ा वैदिक भी सीखते जाइए। इसका पार्ट नंबर 4, दिस कॉन्सेप्ट्स आर कनेक्टेड मोर टुवर्ड्स यूनिवर्स, क्योंकि इसमें हमें नक्षत्रों पर ध्यान देना है। ओके। हालांकि हम यहाँ पे नक्षत्रों पे बात नहीं करते हैं लाल किताब। हाँ, लाल किताब में नक्षत्र मानते नहीं है ना। हाँ, भले ही पंडित जी नक्षत्र इन्वॉल्व रखे हैं उसमें, बट उतना नहीं माना जाता है उसको। ओके। 5वां, यहाँ पे थोड़ा सा अगर हमें सारी चीजें डीपली पता चल जाए तो और इसके प्रेडिक्शंस और ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट की डिग्रीज भी देखी जाती है। ओके। जो हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे, यहाँ पे डिग्रीज देख रहे हैं। अब डिग्रीज इन द सेंस कि वो प्लैनेट उस राशि में उतने डिग्री तक पहुंच गया है, विथ मिनट्स देखते हैं हम लोग, डिग्री एंड मिनट्स देखते हैं। तो अगर अपन ने उसके ऊपर भी फोकस किया तो प्रेडिक्शंस काफी अच्छे बनेंगे। तो ये 5 बेनिफिट्स इसके हैं और ये 5 इसके हैं। अभी ये 5 सुन के मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ, ये 5 पे जाना चाहिए। अच्छा, टेल मी दिस, बहुत सारी मोडालिटीज होती है, चाहे वैदिक हो, चाहे केबी हो, चाहे BNN हो, चाहे लाल किताब हो। तो इन चारों में से अगर आपको चुननी हो तो कौन सी, या रैंक वाइज लगा दो? लाल किताब को ही चुनूंगा। अच्छा, 2 मिनट के लिए लाल किताब को हम साइड में रखते हैं, बाकी 3 को साइड में रखी हुई लाल किताब ही चुनूंगा। तो आपकी सुई अटक गई है लाल किताब पे। बिल्कुल। व्हाई? बिकॉज ऑफ योर रिसर्च, या आपने जब क्लाइंट के साथ काम किया या लोगों की हेल्प करी और उनकी रेमेडी जल्दी काम करी उस वजह से, या बस आपको इजी लगा कि यार यहाँ पे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने 4 साल पढ़ा, ये मैंने 1 साल में सीख लिया या 6 महीने में सीख लिया? व्हाई? अब इसीलिए क्योंकि ना ये 2 चीजें आज की डेट में लोगों को चाहिए। पहला है एक्यूरेट प्रेडिक्शन और दूसरा है गारंटीड रिजल्ट। ऑफ कोर्स। तो ये दोनों चीजें मुझे लाल किताब में ही मिली।
अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर किसी को बीमारी का इलाज चाहिए होगा तो उसको क्विक इलाज चाहिए होगा, क्या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन खाएगा? नहीं खाएगा, एलोपैथी खाएगा। ये इलाज एलोपैथी के काम करता है। मतलब वैदिक ज्योतिष के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैदिक ज्योतिष के उपाय काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये स्लो है, ये आयुर्वेद है, और लाल किताब ये एलोपैथी है। नाइस, इसीलिए गुड एक्सप्लेन। दिस मेरा बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन, और इस पे मेरे को गाली भी पड़ सकती है। जो लोग बिल्कुल लाल किताब के जो लोग बिल्कुल लाल किताब फैन है वो बोलेंगे, बट आई विल बी ऑनेस्ट जी। मेरे को पर्सनली थोड़ा लाल किताब की रेमेडीज वियर्ड लगती है। मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या कि आप बहते जल में ये डाल दो, आप इधर कुछ गाड़ दो, क्योंकि मे बी बिकॉज मेरे को रिसर्च नहीं है, मेरे को साइंस नहीं पता उसके पीछे क्या हो रहा है, ऐसे क्या होगा। बट जब फर्स्ट टाइम कोई व्यूअर सुनता है या कोई रील पे बस स्क्रॉल करते हुए जिसको एस्ट्रोलॉजी और में कुछ आइडिया नहीं है, कभी इंटरेस्ट नहीं दिखा, उसके सामने रील आती है तो उनका ना एक मन हट जाता है। उनको ऐसा लगता है कि यार ये क्या अजीब सी बातें कर रहे हैं, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं कि मैं सिर्फ एक जलते और एक चलते जल में कुछ प्रवाह कर दूंगा तो इससे मेरी लाइफ कैसे बदल जाएगी, या मेरे दुख दर्द कैसे हट जाएंगे, या मेरा रुका पैसा कैसे आ जाएगा, या मेरी शादी कैसे हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा लोगों का पर्सपेक्टिव है जो उनको लाल किताब से थोड़ा दूर कर देता है। जी क्या? बिल्कुल, जब मैंने स्टार्टिंग में जब ये रेमेडीज सुने थे तो मुझे भी बड़ा वियर्ड सा लग रहा था। ओके। पर मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। ये जो हम लोग लाल किताब के रेमेडीज एक्चुअल में करते हैं, ये हम कुछ प्लैनेट की एनर्जीज को किसी घर में शिफ्ट करते हैं। मतलब आप अपने कुंडली के मन चाहे ग्रह को मन चाहे घर में शिफ्ट कर सकते हो। ये लाल किताब की असली ताकत है। जैसे लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरा फर्स्ट हाउस में राहु है, तो मैं अपने सेकंड हाउस में ले जा सकता हूँ। सेकंड हाउस में ले जाने की जगह उसको थर्ड हाउस में लेके जाएंगे हम। अब आप सोच रहे होंगे थर्ड हाउस में क्यों? क्योंकि लाल किताब के हिसाब से राहु थर्ड हाउस में उच्च का होता है, और अगर आपने राहु को थर्ड हाउस में लेकर चले गए तो समझ जाना फिर कलयुग का राजा राहु आपके फेवर में आ गया। उसमें से मैं एक ये मैं कैसे, अच्छा आपके थर्ड हाउस राहु। पर मैं ये कर सकता हूँ, लाइक मैं मेरे पे इतनी कैसे पावर आ गई कि मैं अपने चार्ट में उठा के किसी प्लैनेट को कहीं और डाल दूं। हाँ, ये अब कुंडली में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल प्लैनेट को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, प्लैनेट की एनर्जीज को शिफ्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आपके सामने कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आकर एक रेमेडी दे रहा है कि इसको बहते हुए पानी में जल प्रवाह करो। अब क्या करना है? बहता हुआ पानी क्यों? ये चंद्र के अंदर में आता है, द रनिंग वाटर। ओके। इट कम्स अंडर प्लैनेट मून। आपने देखा होगा कि जटा, शंकर जी की जटाओं से भी जल निकलता है, बराबर? चंद्र का स्वरूप है वो। ओके, तो ये जो बहता हुआ पानी है, इसको पंडित जी चंद्र की गोदी कहते थे। ठीक है। तो आप जो भी चीज बहते हुए पानी में जल प्रवाह करोगे, उसका मतलब उसको आप फोर्थ हाउस में शिफ्ट करोगे। ओके। कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए अगर आपने ये सोचा कि मैं गुरु को फोर्थ हाउस में शिफ्ट करना है, तो गुरु की संबंधित कोई भी चीज लेंगे, उसे गुरुवार के दिन जल प्रवाह कर देंगे। तो हमने जुपिटर की एनर्जी को फोर्थ हाउस में शिफ्ट कर दिया। अब वहां पे फोर्थ हाउस में आपने सुना भी होगा कि अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज वार कर बहते हुए पानी में जल प्रवाह कर दे। क्यों? क्योंकि आपने जो भी आपको लाल किताब एस्ट्रोलॉजर देगा, हो सकता है कि कोई लाल किताब एस्ट्रोलॉजर आपको जौ दे दे, है ना, कोई ये कह दे कि जौ को दूध में भिगो कर लो, कोई कहेगा कि हरी मूंग को दूध में भिगो कर लो। डिफरेंट चीज है, डिफरेंट कोई दूधी कहेगा कि सिर्फ दूधी जल प्रवाह कर लो, कोई कहेगा कि अपनी जो हल्दी टर्मरिक स्टिक होती है उसको जल प्रवाह कर दो। तो वो प्लैनेट की चीजें यूज कर रहे हैं, और जल प्रवाह मतलब शिफ्टिंग टू द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में ज्यादा से ज्यादा रेमेडीज जल प्रवाह के इसीलिए दिए जाता है क्योंकि एक माँ है वो, और माँ कभी किसी को दुखी नहीं देख सकती, फिर चाहे वो अपना बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो, कभी नहीं देख सकती। ये फैक्ट है, रियलिटी है। तो वहां पे जब अपन किसी प्लैनेट को शिफ्ट करते हैं ना, तो वो माँ की गोदी में जाके बैठता है, तो वो बच्चा भी खुश हो जाता है और माँ भी खुश हो जाती है। इसीलिए लाल किताब में सबसे ज्यादा बहते हुए पानी की रेमेडीज दी है, क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। वो ज्यादा जल्दी लग जाती हैं, बहुत ज्यादा जल्दी लग जाती है। और जमीन में गाड़ना, ये भी मैं बहुत सुनता हूँ कि यहाँ पे जाके गाड़ दो, चौराहे पे कुछ कर दो, ये कर दो। उसके पीछे जमीन में गाड़ना मतलब, जैसे अभी जमीन है, जमीन के नीचे क्या है आपको पता है? पाताल लोक। क्रस्ट मेंटल कोर। हाँ, वो पाताल लोक कहा जाता है। ओके। स्वर्ग लोक,
पृथ्वी लोक, पाताल लोक। ये है हमारी 3 चीजें। पाताल लोक पे देवों का राज्य नहीं है, दैत्यों का राज्य है। दैत्य होते हैं वहां पे, और मकर ध्वज थे। यस बराबर, जहां मकर ध्वज थे। तो दैत्यों को कंट्रोल कर रखे उन्होंने, वो तो काफी अच्छी चीज है। लेकिन इनके जो ग्रह है, जो इनके राजा है, वो शुक्राचार्य है। हाँ। शुक्र है। यस। तो अब अगर आप जमीन में कोई भी चीज दफनाते हो तो इसका मतलब आप वो चीज शुक्राचार्य को दे रहे हो। ओह वाओ, ओके। और खाना नंबर 7 का जो जड़ है, जड़ मतलब लॉर्ड फिक्स होता है, अपने लाल किताब के लॉर्ड्स फिक्स होते हैं। एक का लॉर्ड हमेशा एक रहेगा, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड हमेशा नंबर 1 रहेगा, दैट इज मार्स। 2 का हमेशा सेकंड हाउस का 2 ही रहेगा, दैट इज शुक्र। तो ऐसा 7 का हमेशा लॉर्ड शुक्र ही रहेगा हम हर एक की कुंडली में। Okay. तो जब आप कोई भी चीज जमीन में दफना, रूल्स हैं, बुक फिक्स रूल है, इट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ऑफ लाल किताब। इसको ग्रामर में डाल दिया पंडित जी ने। ठीक है। तो अब जब हम लोग जमीन में दफना रहे हैं तो इन शॉर्ट हम लोग शुक्राचार्यों को दे रहे हैं जहां पे वो जड़ हो रहा है। और मैं इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दिया हूं क्योंकि जरूरी भी है कि हम थोड़ा सा एडवांस करते रहे। हम लोग एक मॉडलिटी पे डिपेंड नहीं रह सकते, हम लोगों को ना उसमें एक्सपेरिमेंट करना होगा, अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, अपग्रेड करते रहना होगा। मैंने जमीन की जगह नीम के पेड़ के नीचे बोला है मेरे सारे क्लाइंट्स को। ओके बाय। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 7 में जो कारकत्व दिया है, जैसे जड़ शुक्र का है तो कारकत्व बुध का है, और नीम का पेड़ ये बुध और शुक्र ये दोनों को डिफाइन करता है, इसीलिए ताकि और रिजल्ट अच्छे मिले, और ज्यादा इंटेंस हो गई। एग्जैक्टली। तो जब भी अभी मैं हमारे मतलब इस पॉडकास्ट को आज जितने भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर्स देख रहे होंगे, मैं एक चीज जरूर कहूंगा आप सभी लोगों से कि आप जमीन में दफनाने की जगह नीम के पेड़ के नीचे दफनाने को बोल दीजिए, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे उसके। करेक्ट, इट्स योर रिसर्च। यस, परफेक्ट। एक और 2024-25 में रील वायरल हो रही थी एस्ट्रोलॉजर्स की, और वो चैनल पे भी आया मेरे 2-3 बार, बहुत वायरल हुई थी। मैं बोलूँगा तो शायद लोगों को याद भी आ जाएगा। और इसके पीछे क्या, आई वांट टू नो द साइंस, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों ने रील्स में उनको गलत भी बोला था, कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ लोगों ने सही भी बोला, बहुत सारे लोगों ने करा भी होएगा। आई डोंट नो कि गुप्तांग में दही लगाने से क्या होता है लाल किताब के अकॉर्डिंग, इसके पीछे की क्या साइंस है? क्योंकि उन्होंने बोला और मिलियंस ऑफ व्यूज थे, मिलियंस ऑफ व्यूज। अच्छा वो बताइए, क्या आपने उनको ये बोला था कि आई वांट लग्जरी एंड कंफर्ट इन माय लाइफ, ऐसा कुछ बोला था? मेरा पॉडकास्ट नहीं था, बट हाँ आई गेस यही बात चल रही होगी। एग्जैक्टली, कुछ इसके अराउंड ही होगी। पर ये कैसी चीज हो जाती है ना, जैसे मैंने आपको बोला कि पहले चीजें थोड़ी डिफरेंट थी, आज के ज़माने में चीज़ें थोड़ी डिफरेंट है, राइट? हम ये चीज़ें अगर किसी क्लाइंट को बोले तो क्लाइंट बिल्कुल गायब हो जाएगा वहाँ से, बोलेगा ये एस्ट्रोलॉजर ही नहीं, ये कुछ भी बोलता है, बराबर? सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूँ। हालांकि ओरिजिनल लाल किताब में ये रेमेडी कहीं नहीं है सर, गुप्तांग में दही वाली रेमेडी कहीं नहीं, आप पूरा सर्च कर लीजिए, ओके, यू विल नो वेयर। मैं आपको ओरिजिनल 5 बुक सीरीज लाकर दिखाऊंगा, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका ये स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये डिकोडेड एक रेमेडी है ना, इन्होंने शायद वीनस से एक्टिवेट किया है। Elaborate more. वीनस मतलब गुप्तांग, हाँ, वीनस के अंदर में आ गया आपका। ओके, दही, हाँ, वीनस के अंदर में आ गया आपका, हाँ, बराबर? मलाई दही भी कहा होगा शायद उसमें, मलाई दही थोड़ा वीनस के अंदर। तो वो वीनस को वीनस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो आपका वीनस जब एक्टिवेट हो जाएगा, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लग्जरी, वीनस इज द प्लैनेट ऑफ कंफर्ट। तो इससे आपका लग्जरी और कंफर्ट बढ़ जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम, देयर आर लॉट्स ऑफ अल्टरनेटिव्स। शुक्र है शुक्र को सही करने के लिए exactly. ये और रेमेडीज है गॉड। बट ये करने से कुछ होएगा या ये सिर्फ वेग है? करके देखने में वैसे भी कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, लाइक थोड़ा सा ऑकवर्ड सी चीज हो जाएगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गुड फॉर अवर क्लाइंट एज वेल एंड अवर व्यूअर्स एज वेल, बिकॉज हम एग्जैक्टली दैट वाज अ पॉइंट की आई डोंट नो, हमें एक स्पिरिचुअल सेगमेंट में हमें भी अपने तहजीब को संभालना होगा। एक तो एस्ट्रोलॉजर का रेमेडी बाथरूम में कोको कोला डालने को बोला था। हाँ, कुछ ऐसा भी बहुत वायरल हुआ था। एग्जैक्टली, वो राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं वहां पे।
कोको कोला आपका राहु है और Okay. लैट्रिन आपका राहु है, तो वो राहु को राहु में डाल रहा है। ओके, बट ये भी नहीं लिखा है सर। आप मुझे बताइए 19 सो दिस इज ऑल मेड अप रेमेडीज जो लोगों ने लॉजिक लगा के बना दी। सपोज मेरे को आपने बताया कि दिस माइक इज राहु, और आपने बता दिया कि कुछ है मेरी बॉडी पार्ट में राहु से रिलेटेड। राहु से लेकर वैसे तो इन्फेक्शंस वगैरह आ जाता है, केमिकल रिएक्शंस भी आ जाते हैं। ओके, यस, ये राहु के अंदर में आ जाता है। यू कैन कंसिडर सूर्य योर आंखें। ठीक है। तो अब अगर सपोज मेरे को इनको कंबाइन करना है, माइक को और मेरे को सूर्य से राहु को जोड़ना है, तो बस मैं अगर उसको देख रहा हूँ तो ये भी तो रेमेडी है। वेरी गुड। तो इन्होंने बस यही करा है। एग्जैक्टली। Okay. हालांकि आप मुझे खुद बताइए 1939 में पंडित जी ने लाल किताब का पहला पब्लिश किया है एडिशन। पंडित जी ने रेमेडीज दी थी उसमें? नहीं, या सिर्फ logics 1939 में लॉजिक्स दिए थे। ओके, रेमेडीज थोड़ा आगे आगे कवर किया उन्होंने। ठीक है, अब 1939 के पहले से उन्होंने 10 साल रिसर्च किया उसके ऊपर। ठीक तो है। आप 1929 पकड़ लेना। हाँ, 1929 में कोको कोला था। नहीं, तो ये रेमेडीज बाद में लोगों ने बनाई हुई है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि सही कह रहे हैं वो, एनर्जीज को शिफ्ट करने के लिए उस प्लैनेट की चीज को उस प्लैनेट में डाल दो ना, एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी। बट उससे अच्छा अगर हम प्रॉपरली करें तो वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। आई गेस गुप्तांग एंड दही वाज मोर रील फ्रेंडली कंटेंट, जो कि चल जाता है। यस। तो आप 100 रेमेडीज और दे सकते थे, बट ये रेमेडी चल जाती है, जो कि हुआ भी सबको वो याद भी आ गए होंगे। So और that works. इसीलिए मैं उतना रिनाउंड या वायरल नहीं हो पाता हूँ। मे बी आपको भी करना पड़ेगा कुछ कुछ। हालांकि जब हम गूगल पे डालते हैं बस लाल किताब एस्ट्रोलॉजर इन द वर्ल्ड इन द इंडिया, तो मेरा ही नाम आ जाता है। अच्छा ही नाइस, बिकॉज आप रिसर्च लाइक यू हैव लॉजिक्स। दैट्स व्हाई मेरे को मजा आ रहा है पॉडकास्ट Thank you करने में so कि मैं ब्रॉडर सोच पा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता लगी, जैसे कि किस्मत के ग्रह। व्हाट इज दिस? क्या टॉपिक एकदम ना, कैसे निकाल ले तो मुझे पता नहीं। इसीलिए आपको ना बेस्ट चैनल बोला जाता है अकल्ट साइंस का शायद। थैंक यू वेरी गुड जी। अब क्या हुआ है ना, पंडित जी ने जब लाल किताब की शुरुआत की है तो उन्होंने ये चीज नोटिस की कि कुछ ग्रह कई जगह पर काफी अच्छे बैठ रहे हैं। ओके, अब वो अच्छे क्यों बैठ रहे हैं? क्योंकि डेस्टिनी लिखने वाला तो परमात्मा भगवान है जिसने डेस्टिनी लिखी है। तो इसका मतलब भगवान ने वो प्लैनेट को ही उतना अच्छा प्लेसमेंट क्यों दिया? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि वो आपकी किस्मत में वैसा रहे और आपकी वो किस्मत डिफाइन करे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम पंडित जी ने रखा है किस्मत के ग्रह। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? अगर आपकी कुंडली में बंद मुट्ठी के खानों में, बंद मुट्ठी के खाने को हम लोग वैदिक ज्योतिष में केंद्र बोलते हैं, 1 4 7 10 सेंटर ऑफ द बर्थ चार्ट। इसको पंडित जी बंद मुट्ठी के खाने क्यों भी बोलते हैं मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हमने अपनी कुंडली को ऐसे रखा सामने, हमने उसके ऊपर हाथ रखा, अपनी मुट्ठी बंद कर दी, कहाँ पे आएगा? सेंटर में आएगा। इसीलिए पंडित जी उसको बंद मुट्ठी के खाने कहते हैं। ठीक है। अगर 1 4 7 10 में कोई भी उच्च का ग्रह बैठा हुआ दिख गया तो आपका किस्मत का ग्रह, जो आपके लिए बहुत लकी है, बहुत ज्यादा। ओके, नहीं है तो उसके बाद पंडित जी ने अल्टरनेटिव दे दिया कि बंद मुट्ठी के खाने छोड़कर देख लो, मिल जाएंगे। फिर भी नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि पूरे कुंडली में देखो कि कौन सा प्लैनेट अपनी जड़ में आकर बैठा हुआ है। नहीं है, खाना नंबर 9 देख लेना। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ हाउसेस के उल्लेख बताया है, वहां पे जो भी बैठे हुए प्लैनेट रहेंगे वो किस्मत के ग्रह, और वो वाकई काम करता है कॉन्सेप्ट। जैसे मेरे कुंडली में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा राहु, मुझे 1 4 7 10 में कोई उच्च का नहीं मिला। ओके, पर स्टेप 2 में जब मैं गया तो मेरे खाना नंबर 3 में राहु है और खाना नंबर 9 में केतु है। तो मुझे एक साथ 2 किस्मत के ग्रह मिल गए। अब राहु आप देख पा रहे होंगे कि मैं डिजिटली मेंटोर काफी अच्छा साबित हो रहा हूँ बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। जैसे हम द फ्यूचर यूनिवर्सिटी में काफी अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं, राइट, डिजिटली, क्योंकि राहु का सपोर्ट मुझे वैसा मिला। स्पिरिचुअलिटी आ गया, केतु आ गया, तो डिजिटल स्पिरिचुअलिटी में आई एम ग्रोइंग रियली वेरी वेल। ओके। तो ये है किस्मत के ग्रह का कॉन्सेप्ट। जनरली इन चीजों को जब हम लोग फॉलो करते हैं, इनके करियर को फॉलो कर डालो। हालांकि करियर के लिए मैं आज भी कहूंगा कि हाँ, वैदिक ज्योतिष बेस्ट है, पर अगर आपको लाल किताब से करियर देना है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये भी गलतियां करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। लाल किताब के करियर देना है तो 2 ही ग्रहों से देना है, एक है किस्मत के ग्रह और एक है कायम ग्रह। कायम ग्रह, कायम ग्रह बताइए। कायम ग्रह यानी जनरली ये वो प्लैनेट होता है जो उनके बेस्ट प्लेसमेंट में।
जैसे किस्मत में पंडित जी ने उच्च का ही सहारा लिया है और बाकी अलग स्टेप पे डाले हुए हैं। अब कायम में उन्होंने क्या किया हुआ है, कायम में बेस्ट प्लेसमेंट विदाउट इल इफेक्ट या विदाउट मेलिफिक इफेक्ट डाल दिया। मतलब मान लीजिए अगर किसी की कुंडली में खाना नंबर 4 में गुरुदेव उच्च के बैठे हुए हैं तो उसका किस्मत का ग्रह गुरु हुआ। ओके, कैसे भी हो जाए वो गुरु ही उसका किस्मत का ग्रह हो गया। लेकिन उसी वक्त में अगर खाना नंबर 9 या 12 जो गुरु की जड़े है वहां पे गुरु का कोई भी शत्रु विराजमान नहीं है तो गुरु कायम ग्रह भी बन जाएगा। ओके, क्योंकि वो प्लैनेट है जो अनकंडीशनल बेनिफिट देता है लोगों, अनकंडीशनल। हाँ, लेकिन अगर वहां पे कोई शत्रु बैठा हो तो भले ही गुरु कायम नहीं बन पाएगा पर किस्मत का तो वो कहलाएगा जरूर। तो ये किस्मत के ग्रह का नेक्स्ट वर्जन है, दैट इज कायम ग्रह। ये सिर्फ किस्मत डिफाइन किया और इसने ये बता दिया कि भैया आपको इन प्लैनेट से लाइफ में कोई नहीं हिलाएगा। एग्जाम्पल मैं फिर से मेरी बर्थ चार्ट का दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग सेलिब्रिटीज की बर्थ चार्ट का एग्जाम्पल देते हैं, पर मैं मेरा ही दूंगा क्योंकि आई एम एक्सपीरियंसिंग इट, राइट, एंड माइट बी अवर व्यूअर्स विल ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। माई कम्युनिकेशन स्किल, जिस तरह से मैं बात कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरा बुध ये मेरा कायम ग्रह है। Okay. अगर मैं मर्क्यूरी रिलेटेड कुछ भी करूं तो मुझे लाभ मिलेगा ही मिलेगा। That's very strong now. ट्रू, क्योंकि मर्क्यूरी मेरा कायम ग्रह है। और लाल किताब में साथी ग्रह का मतलब क्या होगा? साथी ग्रह, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप वैदिक ज्योतिष पढ़े होंगे तो आपको पता है शनि और सूर्य के बीच में रिश्ता कैसे है। हाँ, मतलब मैंने ज्योतिष नहीं पढ़ी बट कथाएं सुनी है बहुत। शत्रु, हाँ, कट्टर शत्रु है ये। राइट, सूर्य शनि के, शनि सूर्य के, बड़े खतरनाक शत्रु। लेकिन लाल किताब कहता है कि ये मित्र भी बन सकता है। अब ये कैसे हुआ? मान लीजिए सूर्य की जड़ में शनिदेव बैठे हुए हैं, ओके, और शनि की जड़ में सूर्यदेव बैठे हुए हैं, तो इस हिसाब से इन दोनों ने एक दूसरे की जड़ खराब करनी चाहिए थी। हाँ, उस व्यक्ति को सूर्य संबंधित भी समस्या आनी चाहिए थी, शनि संबंधित भी समस्या आनी चाहिए थी, पर नहीं आएगी। क्योंकि यहाँ पे केस क्या हो रहा है मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे सूर्य एक विलन बन के शनि के घर में गया और शनि को फोन करता है कि तुझे पता है मैं कहाँ पे हूं, मैं तेरे घर पे हूं और तेरा पूरा परिवार मेरे कब्जे में है, बंदूक की नोक पे है, उड़ा दूंगा। उधर से शनि का रिप्लाई क्या आता है? तुझे पता है मैं कहाँ पे हूं, मैं तेरे घर पे हूं। अगर तूने यहाँ पे कुछ भी किया तो मैं वहां पे तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा, तेरे घर को खत्म कर दूंगा। तो जाने अनजाने में अब इन दोनों की मित्रता हो गई। नहीं भाई, तू मेरे घर को कुछ मत कर, मैं तेरे घर को कुछ नहीं करूंगा। सो अब ये बन गए दोनों अच्छे मित्र। इसको कहा जाता है साथी ग्रह। उदाहरण दे रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी जी की कुंडली, ओके, खाना नंबर 10 में तो वहां पे मेलिफिसिटी है, सूर्यदेव विराजमान है। पर क्या महेंद्र सिंह धोनी को वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ? जो पॉलिटिक्स वगैरह होती है वो तो खैर हो गई, पर कितना अच्छा ग्रो किया उन्होंने वर्क में, अपने काम में। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि शनि और सूर्य ने घर एक्सचेंज किए हुए थे, अपने कारकत्व एक्सचेंज किए हुए थे। तो मैंने कहा ना, ये पंडित रूपचंद जोशी जी इज द जीनियस माइंड। मैं आज भी उन्हें बहुत मानता हूँ, मतलब मैं मेरे गुरुजी से ज्यादा मैं उनको मानता हूँ। आपके रेफरेंस में पता लग रहा है। ओके, एक और बहुत वियर्ड चीज़ पता लगी थी, मतलब रिसर्च में मेरे सामने आई थी। लाल किताब में कुर्बानी के बकरे क्या होता है? कुर्बानी के बकरे, इसका एक और नाम है बलि के बकरे। इट्स वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। जनरली क्या हो जाता है मैं बताता हूँ। कोई काउंसलिंग के लिए किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वैदिक एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने पूरा का पूरा प्रॉब्लम शेयर कर लिया वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजर ने उसकी कुंडली देखी, वो प्रॉब्लम जिस घर के अंदर में आ रहे थे उस घर की कोई दिक्कत नहीं, उस घर का जो लॉर्ड बन रहा है वो भी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, अभी भी नहीं पता चला। फिर D9 पे गए, कुछ पता नहीं चला, D10 पे गए, कुछ पता नहीं चला, और फिर बाद में ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं ये बोल देते बेटा तेरी दशा ही खराब है। होता है ऐसा, आपने भी नोटिस किया होगा, तेरी दशा ही खराब है। क्या ही करे, कुछ मिला ही नहीं, है ना। पर मैंने निगेटिव दशाओं में भी लोगों को ग्रो करते हुए देखा है, ओके, और पॉजिटिव दशाओं में भी मैंने लोगों को नीचे गिरते हुए देखा है। ऑफ कोर्स। तो ये तो मेरे दिमाग में बहुत पहले से चल रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। लेकिन लाल किताब में एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, दैट इज बलि के बकरे। इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में हो और वो प्रॉब्लम
जिस प्लैनेट के अंदर में आती है वो प्लैनेट बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, बिल्कुल अच्छा बैठा हुआ, मैं तो कहता हूं उच्च का बैठा हुआ है, चलो किस्मत का ग्रह बना हुआ है, कायम ग्रह भी बन गया हुआ है। लेकिन सर अब तो सभी अच्छी चीजें चलनी चाहिए थी, पर उसके रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट हमें क्यों मिल रहा है? इसका मतलब वो प्लैनेट किसी और के बलि का बकरा बना। बलि का बकरा क्यों कॉन्सेप्ट बना? जैसे अभी अब बकरे की बलि दी जाती है, हाँ। बकरे की गलती होती है क्या? नहीं। उसकी गलती यही है, बेचारा बकरा बना। बकरा पैदा हुआ, उसकी गलती नहीं थी। यहाँ पे वो प्लैनेट की गलती नहीं होती, किसी और प्लैनेट की गलती होती है, भुगतना इसे पड़ता है। अब मैंने ये भी, अभी मैं आपको बता देता हूँ, 3 दिन पहले मैंने एक कुंडली देखी। उस व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रदेव है खाना नंबर 2 में उच्च के बैठे हुए थे, खाना नंबर 8 खाली था, तो वक्री दृष्टि से कोई अटैक नहीं हो रहा था, और चंद्र के जड़ में कोई शत्रु भी विराजमान नहीं था, और खाना नंबर 6 पे शनिदेव भी विराजमान नहीं थे, ताकि वो अपनी वक्री दृष्टि से चंद्रदेव को ना देख सके। क्या ही कुंडली है। और उन्होंने कंप्लेंट, क्योंकि जब भी कोई अपॉइंटमेंट बुक करता है तो मैं पहली कंप्लेंट ले लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है इसकी लाइफ। भाई ने सारी चंद्र रिलेटेड प्रॉब्लम्स डाली थी सारी। अब कोई और एस्ट्रोलॉजर होता तो वो बोला ये तो, और हाँ प्लस पॉइंट ये भी था कि उसकी वैदिक की कुंडली, उसका लॉर्ड भी यही आ रहा था, एरिस आ रहा था वैदिक की कुंडली में भी और लाल किताब की कुंडली में। वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी होता तो वो परेशान हो गया होता, वो उसने महादशा अंतरदशा पे डाल दिया होता। पर मुझे पता है ना, मुझे तो लाल किताब आती है, मैंने बलि के बकरे पढ़े हैं, तो मेरा ध्यान अब शुक्र के तरफ जाएगा, क्योंकि शुक्र के बलि का बकरा चंद्र बनता है, और उसके कुंडली में शुक्र प्रताड़ित था, शुक्र मंदे असर में था, शुक्र की जड़ में शुक्र का शत्रु बैठा हुआ था। तो फिर उसको शुक्र के लिए रेमेडी करनी पड़ी। एग्जैक्टली मैंने उसको दोनों रेमेडी दी, वी कैन नॉट टेक द रिस्क। मैंने उसको शुक्र की भी रेमेडी दी और मैंने उसको चंद्र की भी रेमेडी दी। कितना टाइम लगता है लाल किताब के अकॉर्डिंग रेमेडी को फ्रूटफुल होने में? 3 months to 1 year। ओके, जो 21 दिन कहते हैं वो तो शिफ्टिंग के लिए फॉलो किया जाता है। अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जो ज्यादा पावरफुल नहीं है उस प्लैनेट की, जैसे दूध क्या ही एनर्जीज को डिफाइन करेगा चंद्र की, तो उसको 43 दिन हमें करना होगा। लेकिन उसी की जगह अगर आपने एक, मान लीजिए 5 किलो का मून स्टोन लेकर एक ही दिन में जल प्रवाह करवा दिया, तो भी आपका काम हो गया, क्योंकि वहां पे तो मून की एनर्जी सी थी ना। तो डिपेंड है, जहां पे सस्ती चीजें यूज हो रही है वहां पे जानबूझ के 43 दिन का कॉन्सेप्ट आ गया। करेक्ट। सो क्या आप कौन सी चीज़ के साथ आप रेमेडी कर रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी वस्तु के साथ आप ऑब्जेक्ट के साथ रेमेडी कर रहे हैं, उसकी कितनी पावरफुल एनर्जी कनेक्टेड है उस प्लैनेट के साथ, दैट डिपेंड्स। यस, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि कितने दिन तक हमने रेमेडी करनी चाहिए। धोखे के ग्रह भी कोई कॉन्सेप्ट होता है लाल किताब में? आपको लाइफ में धोखा मिला है कभी? अभी हाल फिलहाल अभी पता चल जाएगा। बताओ। चल, ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, दैट इज धोखे का ग्रह। कभी कभी क्या होता है ना, हमारी कुंडली के कुछ प्लैनेट अच्छे होते हैं, जीवन भर में अच्छा काम करते रहता है, पर एक टाइम वो प्लैनेट बैंड बजा के जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा, बहुत लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यार मेरे कुंडली में ये प्लैनेट अच्छा था, बहुत देर तक उस प्लैनेट ने अच्छे रिजल्ट्स दिए, अचानक उस प्लैनेट को क्या हुआ पता नहीं, वो क्यों ऐसे पागलों जैसा बिहेव करने लगा। राइट। ये कॉन्सेप्ट आता है धोखे के ग्रह के अंदर में, 3 तरीके से निकाले जाता है। पहला है बाय एज, यानी लिखा हुआ है लाल किताब में कि आपके इस उम्र में, एक चार्ट आता है उसका, बहुत ही पावरफुल चार्ट होता है, इस उम्र में ये प्लैनेट आपको धोखा देगा। ओके। अब धोखा कैन बी पॉजिटिव एज वेल एंड नेगेटिव एज वेल। मतलब ये भी हो सकता है कि कोई प्लैनेट नेगेटिव काम कर रहा है, तो एक साल में अचानक पॉजिटिव कर ले, रंग बदल लेगा, वैसे रंग बदल लेगा, बराबर। हाँ। तो एज के हिसाब से वो प्लैनेट बराबर धोखा देगा। करेक्ट। दूसरा आता है आपके वर्षफल कुंडली में खाना नंबर 10 में जो प्लैनेट आ रहा है वो आपका धोखे का ग्रह बन सकता है। तीसरा एक आता है धोखे का रिश्ता, कोई भी ग्रह अपने से 10वें घर में बैठे हुए प्लैनेट को धोखा देता है। कभी कभी मान लीजिए कि आपके शनि भगवान आपके ताऊजी, सूर्य भगवान आपके पिताजी, है ना, दोनों का रिश्ता अच्छा है, पर एक टाइम ऐसा भी हो जाएगा कि ताऊजी या तो पिताजी को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे या पिताजी ताऊजी को प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। हालांकि अब तक तो सब बढ़िया चल रहा था। उस समय पे आप नोटिस कर लेना कि कहीं शनि सूर्य को या सूर्य शनि को तो धोखा नहीं दे रहा है। तो इस तरह से ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बनकर आया, और आप भी नोटिस करना, आपका धोखे का ग्रह जो भी निकलेगा
कुछ ना कुछ उस उम्र में या उस वर्षफल में या उस टेवे में वो गड़बड़ करेगा जरूर। सब लग जाएंगे अब देखने के लिए। सबको अपने अपने धोखे याद आ रहे होंगे सबको। टक्कर के ग्रह। हाँ, अब ये हो जाता है कि आपने देखा होगा कि प्लैनेट्स के क्लैशेस होते हैं, है ना। जैसे कुछ प्लैनेट होते हैं आपके किसी और प्लैनेट को चोट पहुंचा देते हैं। चोट तो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, इट्स टक्कर। टक्कर मतलब नुकसान पहुंचाना। तो 1 और 8 का रिश्ता इसको कहा जाता है। ओके। खाना नंबर 1 में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट ये खाना नंबर 8 में बैठे हुए प्लैनेट को टक्कर मारेगा। ओके। अब 1 और 8 ही नहीं, 2 वाला 9 को मारेगा। मतलब उस प्लैनेट से 8वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट, मतलब वो प्लैनेट जिस घर में बैठा हुआ है वहां से 8वां घर ढूंढना। और वहां पे कोई प्लैनेट बैठा है उसको टक्कर मारेगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका राहु अगर आपके जुपिटर को टक्कर मार रहा है, एक उदाहरण के तौर पे राहु बैठा हुआ है खाना नंबर 3 पे और जुपिटर बैठा हुआ है खाना नंबर 10 पे। अब राहु को जुपिटर टक्कर मार रहा है, तो इस केस में क्या होगा, आपके रेबल एटीट्यूड के वजह से या आपके थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाले बिहेवियर से वेल्थ खो दोगे। ओके। तो ये है टक्कर, इसने उसको टक्कर मारी। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार घर पे झगड़े होते रहते हैं अपने कुछ फैमिली मेंबर्स के, तो देख लो पहले कहीं टक्कर तो नहीं मार रहा है। मान लो अगर आपकी बहन का और आपकी माँ का बार बार झगड़ा हो रहा है तो चेक कर लो कि कहीं चंद्र बुध को तो टक्कर नहीं मार रहा है, बुध चंद्र को तो टक्कर नहीं मार रहा है। मार रहा होगा तो क्या करें? मार रहा होगा तो दोनों की रेमेडी कर डालना। नाइस। कितने सारे कॉन्सेप्ट हैं ऐसे तो बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, पर मेरा अगर आप पूछोगे कि फेवरेट कौन सा है, बताओ। वो तो लाल किताब के ऋण है। ऋण। ओके। अब ये ऋण यानी क्या होता है? ऋण, डेट, कर्जा, लायबिलिटी। हाँ। आपने अपने पिछले जन्म में या आपके पूर्वजों ने कोई ऐसे कार्य किए होते हैं जो नहीं करने चाहिए थे पर कर दिए, तो इसका मतलब इस जन्म में आपको उसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। इसको कहा जाता है लाल किताब के ऋण। और तो ये पता लग जाता है। हाँ, और पंडित रूपचंद जोशी जी ने ये भी कहा है कि आप अगर उस ऋण की वजह से किसी और प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, और आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए एस्ट्रोलॉजी के ऊपर या बिना एस्ट्रोलॉजी के लाखों करोड़ों खर्च कर दीजिए, रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। क्यों? जब तक आप ऋण नहीं उतारते। क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि कोई इंसान को कभी सपोज लाल किताब पता ही नहीं लगी, लाइफ में उसने सुनी ही नहीं, और उसके कोई ऋण थे उसके पास्ट कर्मा से या उसके, और उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, तो वो ऋण उसका नेक्स्ट जन्म में भी ट्रांसफर हो जाएगा? बिल्कुल ट्रांसफर होता है और ये होते ही रहेगा कंटिन्यू जब तक उतारोगे नहीं, बचोगे नहीं। बिल्कुल, तो वो लूप नहीं तोड़ पाओगे आप, कर्मों का लूप। अरे तो बहुत स्केरी है। बहुत ही स्केरी है और मेरा तो बहुत फेवरेट टॉपिक है। मैं आपको बता देता हूँ, लोगों की 50% प्रॉब्लम ऋण से ही सॉल्व हो जाता है। और ऋण के उपाय भी बड़े यूनिक होते हैं क्योंकि उसमें आपको खून के रिश्तों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि जो आपके पूर्वज थे वो तो आपके खून के रिश्तों के भी पूर्वज होंगे। राइट। तो इसीलिए ऋण के उपाय में सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ऐसा क्यों लिखा है लाल किताब में कि खून के रिश्तों से इक्वल अमाउंट ऑफ पैसे कलेक्ट करो, इक्वल अमाउंट ऑफ चांदी कलेक्ट करो, इक्वल अमाउंट ऑफ नारियल कलेक्ट करो। अब किसी के घर में कोई नहीं हुआ इतना वेल टू डू और कोई नहीं दे पाया, तो सपोज मेरे घर में कोई ऋण है, अब मैं जाता हूँ अपने किसी फैमिली मेम्बर के पास और मेरे को उतारना है अच्छा खासा, पर उनका अभी वेल टू डू नहीं है इतना, तो फिर तो मेरा ऋण रह जाएगा। नहीं, मिनिमम अमाउंट का कोई लिमिटेशन ही नहीं दिया पंडित जी ने। उन्होंने बोला मिनिमम 1 रुपीज विल ऑल्सो वर्क। ओके। 1 रुपए से भी अपन अपनी शुरुआत कर सकते हैं। अब किसी से अगर मेरी बातचीत ही नहीं है तो फिर तो 1 रुपया भी लेना मुश्किल है, फिर क्या करूंगा? हाँ, तो ऐसे केस में ये बोला सबसे पहले तो खून के रिश्ते अपने मदर साइड वाले भी लेना है, फादर साइड वाले भी लेना है, ठीक है, क्लोज वन वालों को लेना, एकदम दूर दूर बैठे हुए उनको नहीं लेना। अब लेकिन जो जीवित है उनको पकड़ना, जो जीवित नहीं उनको जाने देना। पर जो जीवित है उनको तो काहे रोक सकते हैं? उनको अपन कुछ कर नहीं, उनको बोल भी नहीं सकते कि यूपीआई कर दो जरा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई जीवित है पर आपको दे नहीं सकता या देना नहीं चाहता, ये आपकी बातचीत नहीं है, यस, या आप उनसे ले नहीं सकते या आप लेना ही नहीं चाहते, तो ऐसे केसेस में आप अपने जेब से उनका कंट्रीब्यूशन डाल सकते हो, लेकिन 10 गुना ज्यादा, 10 टाइम्स मोर। पर 10 गुना ज्यादा क्यों? 10 गुना ज्यादा इसीलिए क्योंकि आप उनका ब्याज ले रहे हो कि भाई मैं तेरा पैसा डाल रहा हूं,
बराबर है, एंड तो मैं विद उन पे बैच डाल रहा हूँ। रेंट नहीं चढ़ा दूंगा। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए, इसीलिए। क्योंकि फिर तो उन पे रेंट चढ़ गया, उनका मैं तो उतार बैच दिया। भी दे रहे हो आप, उनकी हाँ, मेन अमाउंट भी दे रहे हो, उनका बैच भी दे रहे हो आप, ये तो ये बड़ी बहुत खतरनाक चीज चढ़ है। जाएगा उन पे। भाई साहब मेरे रिश्तेदार अगर रेंट उतार रहे हैं तो मेरे से ले लेना कोई भी। बराबर। कहीं मेरे और पे और मेरे चढ़ भी रहा कोई रिश्तेदार देख रहे है वही होंगे। exactly। पर ऐसा पॉसिबल है कि अब अगर कोई सिर्फ मेंटली सोच के मेरी तरफ से रेंट उतार दे किसी का और कुछ कर दे तो मेरे पे रेंट क्यों चढ़ रहा है? ऐसे तो लोग मेरा कुछ भी बुरा कर देंगे। पर ऋण तो चढ़ता ही है, क्योंकि आप ये लूप को नहीं तोड़ सकते, है ना। आप खुद ही सोचना, जब आपका जन्म हुआ, इतने सारे जिस साल हुआ, इतने सारे साल आके गए, बराबर आपके लिए एक साल चुना गया। उस साल में भी 365 दिन थे, आपके लिए एक दिन चुना गया। उस साल में भी इतने मिनट थे, इतना समय था, पर वही समय चुना गया। क्यों? क्योंकि भगवान चाहता था कि ये ग्रह यहां बैठे, ये ग्रह यहां बैठे और ये ग्रह यहां बैठे। मतलब प्लैनेट आए, प्लैनेट ने नहीं चाहा कि आप इस टाइम पर आए, चाह उसने है। काफी डीप बात है ये। कितना टाइम लग जाता है एक इंसान को लाल किताब पे बहुत अच्छे से पकड़ बनाने पे, नॉट पैसा कमाने के लिए बट एक्चुअली बहुत अच्छे से पकड़ बनाने में। अच्छे से अगर पकड़ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल, मतलब जैसे मैंने कहा कि एकदम ज़्यादा लेंदी कॉन्सेप्ट्स नहीं है। 3 महीने के अंदर हम लोग स्ट्रांग होल्ड बना सकते हैं लाल किताब के ऊपर, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी हमें ना सीक्वेंस, जैसे मैंने कहा ना कि ये लाल किताब बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, सीक्वेंस इसका डिस्टर्ब्ड है। पढ़ तो अपन सब लेंगे, पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि किसको कहाँ पे कनेक्ट करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा, किसको कहाँ पे जोड़ना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। करेक्ट। यस, एंड वो प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। इट विल टेक अराउंड, वैदिक ज्योतिष के लिए मैं अभी भी आज भी कहूँगा 10 साल मिनिमम, लाल किताब के लिए मैं आज भी कहूँगा 1 साल। परफेक्ट। बहुत सारे लोग मेरी तरह सुपर इम्प्रेस हो गए होंगे, मज़ा आ रहा होगा उनको एक्चुअली समझने में, हैवी नहीं लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। तो जितने भी लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे प्लीज़ उनको बताइए, वरना वो मेरे पास आ जाते हैं कि कनेक्ट करो। तो आप प्लीज़ बताइए। मैं तो ज़रूर चाहूँगा कि ये ना सभी आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आप थोड़ा सा ना बेसिक्स को कवर कर लेना। यानी हाउसेस कैसे मैलिफिक होते हैं उसको कवर कर लेना। उसमें आपके कुछ 30% प्रॉब्लम्स वहाँ से आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, या मेरे ये प्रॉब्लम्स के पीछे की ये वजह हो सकती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर ये हमें कौन बताएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सर को एक बढ़िया लिंक बना कर देता हूँ। मेरा एक बहुत ही रिनाउंड ब्रांड है द फ्यूचर यूनिवर्सिटी, हमारा एक बहुत ही अमेजिंग विंग है जहाँ पे हम लोग अकल्ट साइंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, दैट इज़ एस्ट्रो लर्न। तो मैं एस्ट्रो लर्न में कंटिन्यूअस मास्टर क्लासेस लेते रहता हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके अच्छे से आप रजिस्टर हो जाना, वहां पे अपन पूरा पढ़ेंगे कि हाउसेस मेलिफिक कैसे होता है। आप इमेजिन नहीं करोगे कि आप वहीं पर प्रेडिक्शन सीख जाओगे या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे, एंड विद इन 30 मिनट्स। अरे वाह। सिर्फ 30 मिनट के अंदर कोई भी ये बता देगा कि ये प्रॉब्लम के पीछे की असली वजह क्या है। वाह, दैट्स व्हाई आपको रिकमेंड किया सबने। परफेक्ट। सो लास्ट सवाल मेरा सबसे यही रहता है, आपसे भी रहेगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? अरे मैंने तो पहले ही बोल दिया कि आप रणवीर इलाहाबादी और समय रैना को जब हम कंबाइन करते हैं तो मैं बेड़ा कर गया। तो आपका लिंक, मतलब आपका लुक, आपका क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिकेशन स्किल, वो सारी चीज़ें डिफाइन होती है। तो आप दो के ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन लग रहे हो इन दोनों के, और आप बिल्कुल उसी वजह से बेस्ट हो। बस हालांकि ये दोनों थोड़े से पिटे गए थे, है ना, पर छा गए वापस। समय रहना भी वापस आ गए, वो भी छा गए। आप पीटे भी नहीं जाओगे और आप और छा जाओगे। बिल्कुल। घर पहले आप भी पिटोगे। आपका वर्षफल देखा है मैंने, आप बहुत ज्यादा आगे जाओगे। अभी ये पूरा का पूरा अगले जन्मदिन तक समय आपका है। चलो 6 महीने ही रह गए हैं दोस्तों। जितना ज्यादा सब्सक्राइब कर सकते हो कर डालो। बिल्कुल। अगले का अभी नहीं देखा है इन्होंने, तो 6 महीने में जो कर सकते हो प्लीज कर। मेरे को बहुत मजा आया, और जो हमने ऑफ रिकॉर्ड बातें करी, जो आपने को मंदिर बताए, आई वॉन्ट प्लीज़ आप वो मंदिर बताइए, क्योंकि दिस इज़ माई ड्रीम नाउ कि लोग जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल ट्रैवल करें, जितना ज़्यादा घूमें उतना अच्छा है। तो प्लीज़ जहाँ से आप आए थोड़ी सी बात हो जाए वहाँ की। क्या बात है। मेरा सबसे फेवरेट मंदिर
जो नागपुर का है, दैट इज कोराडी की अंबाबाई माता जी। कोराडी एक जगह है नागपुर में, और वहाँ पे अंबाबाई माता का एक बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। उस मंदिर की अगर मैं क्वालिटी आप सभी लोगों को बताऊँ तो बड़ी पावरफुल क्वालिटी है। आप वहाँ पे दिन भर खड़े जब रहेंगे, आप सुबह चेहरा जब नोटिस करेंगे माता का, तो एक बच्ची का स्वरूप दिखेगा। जैसे ही आप थोड़े से दोपहर तक पहुँचोगे तो वो एक यंग वुमन लगने लग जाएगी, और जैसे ही आप सूर्यास्त के बाद उनको देखोगे तो एक वृद्ध चेहरा दिखेगा। आप खड़े रहो, सेम डे में एक्सपीरियंस कर सकते हो। यू कैन एक्सपीरियंस किया है इट। ना? मैंने खुद किया हुआ है, क्या ही और crazy इसके है। ऊपर बहुत बहुत लोगों ने पब्लिश भी किया हुआ है। तो बहुत सही एक्सपीरियंस रहा है। अपन खुद शॉक्ड हो जाते कि ये कैसे हो रहा है। ना लाइटिंग इफेक्ट्स है, कभी कभी ये भी हो जाता है ना कि लाइटिंग इफेक्ट्स अगर दे दे कुछ, कोई लाइटिंग इफेक्ट्स नहीं, नेचुरल लाइट्स लगे हुए हैं पूरे ऊपर। बताओ। तो बहुत ही अमेजिंग मंदिर है। आप कभी आइए नागपुर में तो 100% बिल्कुल मैं दर्शन तो करेंगे। मैं और मेरे साथ पूरी गैंग आएगी, हम ये, लोग सब आएंगे आपके पास, ज़रूर मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला। सो थैंक यू आने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया। जय महाकाल। जय आप सभी लोगों को जय महाकाल।